There has been no response, in fact. Let's ask Nasir साहब. नासिर हुसैन साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के. नासिर साहब नमस्कार. सर नमस्कार. नासिर साहब कैसे हैं? He grows younger by the day. ये क्या है? ये क्या है? क्या वो साला को भुट्टी भुट्टी क्या खा के आए हो यार? मतलब हर बार तुम्हें देखता हूँ 5 साल तुम्हारी उम्र कम हो जाती है. क्या चक्कर है? ये क्या हो रहा है? चलिए, लेकिन नासिर साहब बड़े सीरियस सब्जेक्ट पे, ये 9 जून से लेकर आज तक कोई 38 लोग मर चुके हैं यार, जिसमें तकरीबन 22-23 के करीब जवान हैं. ये हो क्या रहा है? What is going on? And the response from the government is so, there is no response effectively. नासिर साहब, 78 दिन के 78 दिनों में 11 हमले हो चुके हैं. हमारे जवानों की जान गई, सीनियर ऑफिसर्स की जान गई जी. धारा 370 के नाम से पूरा इलेक्शन लड़ लिया. बोला कि टेररिज्म खत्म हो गई, आतंकवाद खत्म हो गई, नोटबंदी से आतंकवाद की कमर टूट गई. पर आज जवान शहादतें हो रही है, लोग घर पे लाशें आ रही है, माँ के घर उजड़ रहे हैं, बीवियों के माथे से सिंदूर उजड़ रहा है. बदतर है, पर सरकार के आंखों में आंसू नहीं है. आज भी किस तरह से वो बयान करूं कि उन जवान के, जब एक जवान शहीद होता है तो एक जवान शहीद नहीं होता है, उसके पूरे घर के नौजवान शहीद हो जाते हैं, उन घर के बच्चे शहीद हो जाते हैं, उनकी पूरी मुस्तकबिल शहीद हो जाती है. तो हालात पैदा की गई है, तो ये उसका नतीजा है. जब आप देश के ऊपर कम, आप इलेक्शन प्रचार पे ज्यादा करेंगे, अपनी कमियों को भी आप उन्नति दिखाएंगे, 370 की बातें करेंगे, नोटबंदी की बातें करेंगे, पर टेररिज्म रोकने के लिए आपके पास कोई प्लान नहीं है, कोई आप पार्टी मीटिंग नहीं करते हैं, कोई आप लोगों को बुलाते नहीं है इसके ऊपर डिस्कशन करें. तो वही कहते हैं एक अकेला सब पे भारी का आप नारा दे रहे थे, मगर आज क्या हो रहा है? तो अब सर्वलीय बैठक बुलाना चाहिए, सबसे बात करनी चाहिए. ये देश की सुरक्षा का मुद्दा है, ये राजनीति का मुद्दा है ही नहीं, ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी इशू है. इसके ऊपर देश के प्रधानमंत्री को सर्वलीय बैठक बुला के चर्चा करनी चाहिए. टेररिज्म रुके कैसे? क्योंकि हम आप पे एलिगेशन लगाएंगे मतलब नहीं है. जवानों की शहादत हो रही है, सिविलियन जा रहे हैं, नंबर जो हमारे पास आता है वो डेटा है, मगर पता नहीं और कितने जाने जा रही होंगे, हमें नहीं पता है. तो आज इस जवानों की शहादत को रोकना बहुत जरूरी है. पाकिस्तान से जो टेररिज्म हमारी तरफ आ रही है, जो वहां के अंदर लोगों के अंदर चली गई है, लोगों के घर घर तक पहुंच गई है, आखिर वो कैसे पहुंच रही है? उसके रोकने के लिए क्या रोड मैप है, क्या प्लान है, ये देश को बताना चाहिए. इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, इसके ऊपर आर्मी को बताना चाहिए आखिर ये टेररिज्म रुकने का नाम क्यों नहीं ले रहा. 2014 से पहले आपने देखा था बहुत कम हद तक आतंकवाद मुद्दा कम होता जा रहा था, मगर फिर आज देख रहा हूं ये आतंकवाद फिर से हमारे देश की तरफ आ रहा है, नेशनल सिक्योरिटी खतरा बनता जा रहा है. जहानों की इस पे भारतीय जनता पार्टी की कोई आवाज नहीं आएगी, ना मुझे उनसे उम्मीद है. तो मैं चाहता हूं हिंदुस्तान की तमाम मीडिया भी इस पे अब क्वेश्चन करना चालू करे, इस पे डिबेट चालू करे, नेशनल मीडिया भी इस पे इशू बनाए, तभी ये कुछ हो सकता है. वरना ये सरकार को कोई मतलब नहीं है कौन जवान जा रहा है, किसान जा रहा है. आपने देखा ही है आज किसानों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, मतलब उनके लिए कील काटे कि इन्हीं किसानों के बच्चे वहां जवान शहादत दे रहे हैं. यहाँ किसान बॉर्डर पे शहादत देंगे, वहां उस बॉर्डर पे वो शहादत देंगे, पर ये सरकार के आंखों में आंसू नहीं आएगी. नासिर साहब, वहां के डीजीपी ने कहा, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने कहा कि द पाकिस्तान टेररिस्ट हैव इन्फिल्ट्रेटेड जम्मू एंड कश्मीर सिविल सोसाइटी. जम्मू एंड कश्मीर सिविल सोसाइटी आगे जाके कहा है कि वहां के लोकल पॉलिटिकल पार्टीज टेरर को बढ़ावा दे रहा है, टेरर को साथ में लेके वो उनको बढ़ावा दे रहा है. आज ये डीजीपी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने बहुत ही संगीन आरोप लगा दिया है लोकल पॉलिटिकल पार्टीज पर, और उसमें महबूबा मुफ्ती ने उन्होंने कहा कि इनको इस्तीफा देना चाहिए. ही हैज टू, बिकॉज उनके पार्टीज के बहुत सारे लोगों को उठा के जेल में डाल रहे हैं. नाउ ये एक है कि जेएन के डीजीपी कह रहा है कि लोकल पार्टीज भी इसमें थोड़ा सिंपथाइजर्स हो गए पाकिस्तान टेरर का. किस प्रकार से देखते हो आप इसको?
कहा कि वो टेररिज्म घर तक पहुंच चुका है। आपने शायद मेरी बात को सुना नहीं। वो जो डीजीपी कह रहे उसमें कोई गलत नहीं होगा, हो सकता है वो सही कह रहे, पर डीजीपी जैसे अधिकारी को आप आके प्रेस में बोल सकते, आप एक्शन लीजिए। आप डीजीपी क्यों है इस स्टेट? आप इसीलिए थे इस सबको रोकने के लिए। आप प्रेस में बाइट देने के लिए नहीं आए हैं, आप प्रेस में नोट्स देने के लिए नहीं आए कि यहाँ आपका काम था टेररिज्म पे एक्शन लेना। अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, इवन मैं भी हूं, अगर मेरे तक आ जाता है तो आपकी पुलिस पहुंचनी चाहिए थी। आप बयानबाजी करके सिर्फ इलेक्शन का एक मुद्दा बनाना नहीं है, किसी को बैकफायर देने का काम नहीं करना है, आपका जी। काम है एक्शन लेना। मैं नाज़र कह रहा हूं साहब, ये एक छोटी सी चीज, सॉरी, पॉलिटिकल सवाल नहीं पूछ रहा आपसे, ये पॉलिटिकल सवाल नहीं है, बट एक्चुअली पॉलिटिकल सवाल है, एट बॉटम पॉलिटिकल सवाल ही है। मैं मानता हूं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के दोनों यूपीए 1 यूपीए 2 के दौरान बहुत टेरर अटैक्स हुए पूरे हिंदुस्तान में। हैदराबाद में हुआ, इधर अपने अक्षरधाम में हुआ, मुंबई में हुआ, अलग अलग जगह पे हुआ। लेकिन 2014 के बाद अगर आप टेरर अटैक्स को देखें, दे हैव बीन स्पेसिफिकली टारगेटिंग द आर्मी। सर, पठानकोट एयरफोर्स बेस पे टेरर अटैक हुआ, हमारी सबसे बड़ी एयरफोर्स बेस है पठानकोट। उरी पे हुआ, नगरोटा पे हुआ, ये कंटोनमेंट्स हैं, इनके ऊपर हुआ। पुलवामा में हमारे सीआरपीएफ के जवान जो थे वो ट्रांसपोर्ट किए जा रहे थे, उन पे अटैक हुआ। और अभी भी आप देख लें, बार 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 फौज के ऊपर ही अटैक हो रहा है। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है सर? दे आर टारगेटिंग ओनली द आर्म्ड फोर्सेस सिंस 2014 सर। कि आप मोरल तोड़ने का काम करते हैं। टेररिस्ट का ऑर्गेनाइजेशन का क्या काम है कि आप उनके मोरल को तोड़िए, उन्हें कमजोर बनाइए। किसी भी देश के डिफेंस को आप तोड़ते हैं तो उनकी हिम्मत को तोड़ने का काम करते हैं, मगर वो नादान है। हमारे देश के लोग शहादत देना जानते हैं, मगर एक जान जाएगी 100 जवान पैदा हो जाएगी। तो ये टेररिस्ट को सोचना चाहिए कि ये हिंदुस्तान है। जो आग आज हमारे हिंदुस्तान में आप लगा रहे हो, वो हिंदुस्तान की आग आप तक भी जा रही है। आज ऐसा नहीं कि पाकिस्तान उस आग में जल नहीं रहा है। आज ये जो आपके मैं फ्रेम में देख रहा हूं, हमारे जान की शहादतों की एक लाश सी, एक शहीदों की एक जान सी बिछी पड़ी है, इसके ऊपर कौन देश नहीं रो। पर हमारे मोरल को तोड़ने का काम अगर कोई देश कर रहा है तो वो बहुत ही नादान है। यहाँ फिर विपक्ष और सत्ता नहीं रह जाती, पूरा देश एक हो जाता है। तो आपको इस टेररिज्म का मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। मगर मैं फिर बोलता हूं, ये लोकल पॉलिटिकल अगर कहीं भी इन्वॉल्व है नेशनल सिक्योरिटी में, तो डीजीपी साहब को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। उससे एक सिर्फ प्रेस का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं, और भारतीय जनता पार्टी को मैं अभी कहा कि सर्वदलीय बैठक बुलाना चाहिए। ये एक नेशनल सिक्योरिटी की, आज हमारे जवान रोज शहीद हो रहे हैं। ये आज की बात नहीं है, पिछले 2014 के बाद आपने कहा ना टारगेटिंग किलिंग है, सिर्फ हमारे डिफेंस पे हो रहा है, क्योंकि उन्हें कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, उनके मोरल तोड़ने की कोशिश की जा रही है। हम सरकार के खिलाफ नहीं है, हम सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं कि ये आतंकवाद बंद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक एक जान कीमती है। आज कोई युद्ध नहीं हो रहा है, फिर भी इतने जान जा रही है। इतने तो युद्ध में भी जान नहीं जाते, इतने तो जंग में भी लड़ने जान नहीं जाते, जैसे ऐसे बिना जंग के जाने जा रही है। तो ये देश के लिए अच्छी चीज नहीं है। इससे लोकल पॉलिटिकल का मुद्दा भी नहीं है। ये डीजीपी साहब हो चाहे आर्मी हो, इस पर तुरंत एक्शन ले, उनके पास पावर है। ये एलिगेशन लगाने का दौर ही नहीं है। डीजीपी साहब जिस तरह से एलिगेशन लगा रहे हैं, वो एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह एलिगेशन लगा रहे हैं। आप वहां पे डीजीपी हैं, आपको मालूम है, आपके पास अगर इनपुट है कि इस नेता के घर से हो रहा है, उस नेता के घर, आप एक्शन लो ना। आप सबूत देश के सामने रखो, सब पूरा देश आपके साथ खड़ा होगा। मगर नेशनल सिक्योरिटी में कोई भी अपने सरकार के खिलाफ नहीं हो सकता है। आप जानते हैं हमारे यहाँ पोजीशन हो, पक्ष हो, विपक्ष हो, सब एक हो जाएगा नेशनल सिक्योरिटी पे। कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती है। देश सबसे पहले है, देश रहेगा तभी पॉलिटिकल पार्टी रहेगी, तभी हम रहेंगे, तभी। तो आज हमारे देश के आर्मी खतरे में है, अगर हमारी नेशनल सिक्योरिटी का, तो हम कैसे सेफ हो सकते हैं? तो ये सोचने की वजह, इस पर तुरंत सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। 22 जुलाई से
जो संसद चालू हो रहा है उससे पहले एक दिन ये बैठक होना बहुत जरूरी है और इसके ऊपर बैठक होगी, कोई नतीजा निकलना चाहिए। क्या इलेक्शंस इज गोइंग टू बी एन इशू? क्या इलेक्शंस, कोर्ट ने कहा कि वहां पर तुरंत इलेक्शन होना चाहिए, सरकार ने भी कहा, प्राइम मिनिस्टर मोदी जब गए थे तो कहा कि वी आर गोइंग टू हैव इलेक्शंस वेरी फास्ट। क्या एक प्रोसेस चल रहा है कि इलेक्शंस को डिले करे? दे डोंट वांट इलेक्शंस इन जम्मू एंड कश्मीर। क्या ये एक बहुत बड़ा इशू है कि वहां के टेररिस्ट वो दिखाना चाहता है कि दे कैन बी नो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, कश्मीर इलेक्शंस नहीं होना चाहिए? क्या ये पूरा टारगेट ही इसलिए हो रहा है कि दे शुड नॉट बी एनी इलेक्शंस देयर? नासिर हुसैन साहब, एक साथ मिक्स करेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए बोलना। मैं कह रहा हूं टेररिस्ट को अलग रखिए, पॉलिटिकल को अलग रखिए। टेररिस्ट पॉलिटिक्स से कोई लेना नहीं। इलेक्शन होना लोकतंत्र के लिए हेल्दी है, लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। अगर लोकतंत्र में इलेक्शन नहीं होगा, चुने हुए अपने रिप्रेजेंटेटिव नहीं होंगे तो जनता किसके पास जाएगा? पुलिसिया राज हो जाएगा, अफसरशाही बढ़ जाएगी। इसलिए लोकतंत्र होता है कि कनेक्टिविटी लोगों की हो, जनता से लोग जुड़ सके। तो इलेक्शन होना तो मैंडेटरी है क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, संविधान कहता है। मगर आप उसको टेररिज्म से जोड़ते हैं तो टेररिज्म एक डिफरेंट चीज है, टेररिज्म एक नेशनल सिक्योरिटी इशू है। तो इसलिए दोनों को एक साथ अगर सवाल जोड़ते हैं तो अलग हो जाता है। तो मैं बोल रहा हूं इलेक्शन होना ही चाहिए। इलेक्शन क्यों नहीं होना चाहिए? अपने लोकल रिप्रेजेंटेटिव को नहीं चुनेंगे, चुने हुए सरकार नहीं होगी तो जनता किसके पास जाएगी? अफसरों के पास जाएगी। आप जानते हैं अफसरों से काम कराना इतना आसान नहीं है। अफसरों के आपको अगर आप जानते होंगे अफसरों के पास दौड़ते रहे आपकी हालत खराब हो जाएगी। अफसर सुनते नहीं, अफसरशाही बहुत होती है। हम जैसे लोगों को झेलना पड़ता है तो आम लोगों को कितना झेलना पड़ता होगा मुझे एहसास है। तो इसलिए बोल रहा हूं इलेक्शन होना मैंडेटरी है। मगर मैं पाकिस्तान को फिर कहता हूं, अगर कोई आपके चैनल के माध्यम कि आप सिर्फ टेररिस्ट से हिंदुस्तान को कमजोर कर देंगे और हमें और बीजेपी को टेररिस्ट के नाम पे लड़ा दे तो ये नहीं हो सकता है। हम दोनों एक हो जाते हैं। वहां ये देश की सुरक्षा का मुद्दा आएगा तो वहां कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी, तमाम पॉलिटिकल पार्टी एक ही लाइन में खड़ी होगी। देश पहले है। इलेक्शन होगा नहीं होगा वो हम सरकार बैठ के फैसला कर लें, बट टेररिस्ट पे हम कभी उस पर फैसला नहीं कर सकते। हम कई दिनों पे इसकी निंदा करते हैं, हमारे नेता राहुल गांधी करती है, हमारी प्रियंका गांधी करती, सभी लोग इसका निंदा कर रहे हैं कि टेररिस्ट रुकना चाहिए, हमारे जवानों की शहादत रुकनी चाहिए। इस पे भारतीय जनता पार्टी के सरकार को तुरंत एक्शन में आना चाहिए। तो नासिर साहब इस सब्जेक्ट के ऊपर आखिरी सवाल, उसके बाद देश की अभी जो राजनीति चल रही है उसके ऊपर आएंगे। क्या है कि अभी तक जो एनालिसिस हुआ है वो ये है कि जब मूवमेंट होती है ट्रुप्स की, तभी अटैक होता है। मतलब किसी छावनी के ऊपर अटैक नहीं हो रहा, बस में जा रहे हैं, ट्रक में जा रहे हैं। अब यहां पर दो चीजें आती हैं सामने। नंबर एक, जो आर्मर्ड ट्रक्स आने थे फौजियों के ट्रांसपोर्ट के लिए वो अभी तक आए नहीं है। नंबर दो, जो केवलार बुलेट प्रूफ वेस्ट 1.5 लाख के करीब का ऑर्डर दिया गया था, ऑब्वियसली ये जवान जो मर रहे हैं उनको नहीं दी गई क्योंकि किसी के ऊपर हेडशॉट नहीं है, सबको यहां लगी है गोली। अब आप बोलें सर। गवर्नर ने खुद इस बात का क्वेश्चन उठाया था कि जहां पे उन्हें एयरलिफ्ट किया जा सकता था वहां एयरलिफ्ट नहीं करके उन्हें एक नॉर्मल बस से भेजा गया। तो ये तो सरकार की लापरवाही है ना। उनको एयरलिफ्ट, आप जानते हो हाई सिक्योरिटी जोन है, वहां पे खतरे ज्यादा है, पाकिस्तान से सटा हुआ बॉर्डर है, तो वहां कहाँ एयरलिफ्ट होना चाहिए? बुलेट प्रूफ गाड़ियां होनी चाहिए, उनकी सिक्योरिटी की पूरी इंतजामात होनी चाहिए, वो सरकार की जिम्मेदारी होती है। मगर सरकार क्या है कि इलेक्शन के मूड में ज्यादा रहती है, देश की सुरक्षा के ऊपर ध्यान उनका कम है, वो हमारे ऊपर निशानेबाजी ज्यादा होता है, सर इनके ऊपर नहीं कि आखिर कहाँ घोटाला हो रहा है, कहाँ घपला हो रहा है, कहाँ जांच हो रहा है। आज आर्मी के पास क्या वो टूल्स है? गाड़ी आपने बताया वो जो अभी कॉन्ट्रैक्ट निकला था गाड़ियों का, वो गाड़ियां नहीं मिली बुलेट प्रूफ, कहीं एयरलिफ्ट, तो कैसे ये हो रहा है? या तो कोई, मैं कहता हूं अगर वो एयरलिफ्ट नहीं करा पा रहे हो तो जब वो उस रास्ते से गुजर रहे होते हैं उसका पूरी सिक्योरिटी होना चाहिए। यानी कोई ना कोई मुखबिर भी है हमारे में से, कोई एक गद्दार भी है जो उसको पूरा मूवमेंट की खबर कर रहा है, तो ये गद्दारों की पहचान होनी चाहिए। आखिर इस मूवमेंट को कौन खबर कर रहा है? तो जब भी आर्मी निकलती है उससे पहले वहां की जांच होनी चाहिए, उस एरिया की पूरी नाकाबंदी होना चाहिए। ऐसा कुछ हो नहीं रहा, एकदम नॉर्मल मूवमेंट हो रहा है जैसे कोई नॉर्मल इंसान जा रहा है। अरे आम लोगों से ज्यादा जिनकी जान कीमती है, जो हमारे देश की सुरक्षा करते हैं,
तो उनकी जान अगर खतरे में है तो आम लोग कितने खतरे में होंगे। तो ये सरकार की पूरी जिम्मेदारी है कि उसकी नाकाबंदी करे, उस पूरे रनवे को जांच करे, कहाँ क्या है उसकी जांच करनी चाहिए। नहीं तो उनको एयरलिफ्ट करिए, उनकी सिक्योरिटी दीजिए, उन गद्दारों की पहचान करिए जो उनके एक एक मूवमेंट की खबर दे रहा है। कोई ना कोई गद्दार तो उसमें है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। नहीं तो वो यहां से निकले वहां गए, इस मूवमेंट की खबर कौन दे रहा है? यानी इनमें से कोई गद्दारी है। मैं कह रहा हूं, उम्मीद करते हैं कि सरकार जो है अपना ईगो छोड़ करके ऑल पार्टी मीटिंग जरूर बुलाएगी इसके ऊपर, एक सिक्योरिटी ब्रीफिंग देने के लिए सबको। मैं सिर्फ उम्मीद कर सकता हूँ। इंदिरा जी बुलाया करती थी, राजीव गांधी भी बुलाया करते थे, नरसिम्हा राव साहब भी बुलाया करते थे। आपने देखा बांग्लादेश के साथ जब हमारा वार हो रहा था, हम लोग संसद बुलाते थे, उसके अंदर एक एक चीज ब्रीफ करते थे। चाइना का वार होता हो, हम संसद के अंदर ब्रीफ कर रहे थे क्या वार हो रहा है, वहां पे क्या चल रहा है। आज तो पता ही नहीं है कि सरकार कर क्या रही है। संसद के अंदर आते हो हंगामा में संसद की सत्र खत्म हो जाता है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। बिल भी कोई भी अभी तो बिल आया नहीं है, इससे पहले जो भी बिल आता था बिना किसी चर्चे का पास हो जाता था, जैसे हिटलरी शाही चला। तो लोकतंत्र हेल्दी तभी होगा जब विपक्ष और ये दोनों मिलकर काम करेंगे, तभी एक बिल पे चर्चा होगी, तभी देश को मालूम पड़ेगा। जब चर्चा ही नहीं होगा तो हमें क्या मालूम कि क्या हो रहा है। तो आप एक सिक्योरिटी इशू है, इसके ऊपर ब्रीफिंग देना चाहिए कि संसद बुलाइए, संसद के अंदर बताइए, देश को मालूम हो कि क्या हो रहा है। अरे जो पार्लियामेंट्री सब कमेटी ऑन सिक्योरिटी है, उन्हीं को ब्रीफ कर दो यार, उसमें भी सभी लोग होते हैं। मेरा ये कहना है। चलिए इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। और सर जो 13 बाई इलेक्शंस थी उसमें से 10 इंडिया अलायंस जीत गई, सिर्फ 2 बीजेपी के पास गई, 1 निर्दलीय जीत के आया बिहार से। तो मतलब वोटर जो हैं कुछ संदेश भेज रहे हैं शायद बीजेपी को। नाज़र साहब, मैं थोड़ा सा प्रवक्ता में डिफरेंट टाइप का हूँ, क्या है कि मैं बड़ा न्यूट्रल रहने वाला है। ऐसा नहीं, 10 में से जो 3 ही सीट बीजेपी के पास था, बाकी सारे सीट जिसके पास था वही आया। तो बीजेपी ने कोई बहुत ज्यादा, मुझे नहीं लगता इसमें से लॉस ज्यादा उनका है, क्योंकि ये 13 सीटों में 10 तो हमारे पास ही था, 3 इनके थे जो गए। तो बीजेपी को 1 का लॉस हुआ, 1 का लॉस हुआ। पर क्या होता है, जब सत्ताधारी यूपी के अंदर अगर लड़े और फिर वो हार जाए, तब वहां उनका इंसल्ट फील होता है, तब वो अपने आप को बचा नहीं पाए। बिहार के अंदर जनता दल यूनाइटेड वो सीट नहीं जीत पाई, ये उनकी हार दिखती है, क्योंकि आपने सत्ता है, धन है, बल है, सारी ताकत आपके पास है। फिर तो ये इंडिया अलायंस की ताकत है कि ये 10 जीत के आगे, क्योंकि हमारे वोटर अब जो है कंक्रीट हो चुके, पक्के हो चुके। अब ये उधर इधर नहीं जा रहे, उन्हें समझ में आ चुका है हमारे वोटरों को कि हमारे वोटर अब किधर रहेंगे, क्योंकि अब उन्हें लगने लगा है कि हमारे देश की हालात क्यों। क्योंकि आपने देखा होगा गुजरात के अंदर सिर्फ 25 वैकेंसी निकलता है और 25,000 बच्चे चले आते हैं। तो बेरोजगारी है ना, एक महामारी की तरफ बेरोजगारी बढ़ रही है। तो जनता को दिख रहा है ना, जनता कौन है, हम ही, आप और वो हैं। उनके बच्चे अगर बेरोजगार होंगे, 25 सीट के लिए 25,000 बच्चे आ जाए, तो ये महामारी है ना देश में। एमएसएमई सेक्टर आज बर्बाद होने के कगार पे, एमएसएमई सेक्टर में कोई काम हो नहीं रहा है। नोटबंदी के बाद एमएसएमई टूट गया, जीएसटी के बाद एमएसएमई टूट गया, आपने चारों तरफ से कमर तोड़ रखा है। तो एमएसएमई में जब होगा नहीं तो आप कैसे रोजगार पैदा करोगे? सबसे ज्यादा रोजगार पैदा करने वाला कोई सेक्टर है तो एमएसएमई है। तो आज एमएसएमई की कमर टूट चुकी है। तो आप आरबीआई से आज डेटा निकालते हो कि 8 करोड़ रोजगार मिल गया। अरे आप कुछ भी बोलते रहो, पर जमीन पे क्या वो रोजगार दिखता है? अरे 140 करोड़ देश में अगर आप 47% से ज्यादा बेरोजगारी है इस देश में, तो आपको सोचना चाहिए कि क्या आलम है इस देश। नाज़िर हुसैन साहब, मगर मोदी साहब ने दोनों का कंपैरिजन किया, मनमोहन सिंह के वक्त में और मोदी जी के वक्त में। 2004 से 2014 तक सिर्फ 2.9 करोड़ आपने एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया था कांग्रेस ने, मगर मोदी जी ने 2014 से लेकर 2023 तक 12.5 करोड़ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर दिया। और फिर आगे जाके उन्होंने, मोदी साहब ने आरबीआई की रिपोर्ट भी जो आपने जिक्र किया अभी, लास्ट 3-4 साल में 8 करोड़ जॉब्स क्रिएट कर दिया है प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो मोदी जी जहां क्रिएशन ऑफ जॉब्स है, मोदी जी का कहना है कि हम पीछे नहीं है, आंकड़ों के साथ, कंपैरिजन के साथ कहा कि आपके काल और यह अमृत काल में बहुत फर्क है। अमृत काल में बहुत नौकरी उन्होंने क्रिएट की है। नाज़िर हुसैन साहब, अमृत काल चल रहा है, जैसा कि मोदी सरकार कह रही है भी अमृत काल।
कि 90% जो देश की आबादी है, 90% आबादी, वो 13,000 रुपए से भी कम की इनकम। आप डेटा चेक करिएगा, 90% लोगों की 13,000 से भी, और 50% लोगों की 6,000 कम से भी इनकम। तो यही रोजगार है क्या? आज के तारीख में 6,000 रुपए में कोई अपना घर चला सकता है? या 13,000 में 90% जो ये देश के लोग जो कमा रहे हैं, क्या वो कैसा ये रोजगार है? आपने गुजरात मॉडल की बात करी थी, तो कैसा रोजगार है कि 25 वैकेंसी के लिए 25,000 लोग आ जाते हैं। तो यही तो बेरोजगारी का आलम है। तो आप कैसे कह रहे हो कि रोजगार मैंने पैदा कर दिया? अरे आपके ही डाटा 47 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है आज के तारीख में, तो कैसे आपने रोजगार पैदा कर दिया? अरे हम डॉक्टर मनमोहन सिंह के दौर में ये बेरोजगारी का आलम था, हम में कुछ कमियां रही होगी तो हम हार गए। आप तो अमृतकाल चला रहे थे ना। आप आज मनमोहन सिंह से कंपेयर करने का वक्त नहीं है। आप अपने 14 से लेके 14 से 19 का कंपेयर करिए, 19 से 24 का कंपेयर करिए, आपको उसका कंपेयर करने का वक्त है। आपको हमारी कमियां ढूंढने के लिए 10 साल रहा। आपने 10 साल में जो डेवलपमेंट किया, हम उस पर बात करिए। हमारी कमियां रही होगी तभी हम हारे थे इलेक्शन, हम इससे इनकार नहीं करते, मगर लोगों को बरगलाया आपने झूठ बोल के, लोगों को बरगलाने का काम किया, गरीबों को लूटने का काम किया, उनके वोटों को छीनने का काम किया। तो आज जनता ने ये देख लिया कि हमारी इनकम कहां है। आज चंद लोगों के पास देश की तमाम दौलत है, जो मैं बार बार रिपीट नहीं करता हूं, आपने का ही डेटा है कि आप चेक करिए कितने लोगों के पास कितनी दौलत है। अरे हिंदुस्तान की आबादियों की जो मोस्टली आबादी 90%, उनके पास कितनी दौलत है, उनकी पर इनकम कितना है, पर मंथ कितना कमाते हैं, तो आपके पास पता चल जाएगा बेरोजगारी की आलम क्या है। मैं बार बार कहता हूं, बेरोजगारी की आलम देखना है तो रेलवे स्टेशन चले जाइए, ट्रेन से जो भर के बच्चे चले आ रहे होंगे किसी स्टेट से, तो उनकी हालात देख लीजिए, वो क्या उस रोजगार है उनके शहर में, तभी तो वो बेरोजगारी के लिए दर दर भटक रहे हैं। तो इसके लिए जिम्मेदार कोई सरकार है तो क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है? हमारे देश के प्रधानमंत्री इसके लिए जिम्मेदार? बीजेपी ने, नासिर हुसैन साहब, स्टैटिस्टिक्स दिया, स्टैटिस्टिक्स बीजेपी ने स्टैटिस्टिक्स दिया, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग एजेंसीज ने इकोनॉमी पर, भारत के इकोनॉमी का बीसीजी एजेंसी ने कहा कि वी आर गोइंग टू ऐड $730 बिलियन एनुअली टू द रीजन। इंडिया, हमारे देश, $730 बिलियन ऐड करने वाले रीजन। मॉर्गन स्टैनली ने कहा कि 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होने वाले इस देश, नंबर 1 स्टॉक मार्केट होगा पूरे दुनिया में 2030 तक। प्राइस वाटर कूपर्स कहा कि वी विल सरपास यूएस को पीछे छोड़ देंगे एज द सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी बाय 2040। NASSCOM BCG, artificial intelligence market will touch 17 billion by 2027, growing at 25 to 35%। यानी सब जितने भी इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज है, मोदी जी का कहना है इस देश का इतना उच्चतम जबरदस्त तरीके से प्रोजेक्शन किया है कि पूरे विश्व में हम जबरदस्त कीर्ति हासिल होने वाला है वह इकोनॉमिक्स इज कंसर्न। नासिर हुसैन साहब, ये पूरे स्टैटिस्टिक्स आज बीजेपी ने पेश किया है देश के सामने। ना हम कल में जीते हैं, ना हम परसों में जीते हैं, हम आज की बात करते हैं। कल क्या होगा किसी को नहीं मालूम। वो कल की सपना दिखा के आप देश को बरगला रहे थे। अगर आपको सच का आज में जो जीते हैं वो भी कल में जीते हैं। आपको मैं बताता हूँ, रशिया से जब तेल कम पैसों में आ रहा था तो हिंदुस्तान के लोगों को कितने पैसे में वो तेल मिल रहा था। तो आज में बात करिए, आप कल क्या होगा, कल क्या दिखाने की बात कर रहे हैं। आपने ही बोला था 2014 के इलेक्शन में क्या क्या कहा, नारे दिए थे, बहुत हुई महंगाई अब की बार इसकी सरकार, बहुत हुई पेट्रोल की दाम अब की बार इसकी सरकार। क्या हुआ वो सारे? कल का सपना आपने बहुत दिखा दिया। लोग कल के ऊपर अब यकीन नहीं करते हैं। आज क्या है, भूखे को खाना आज चाहिए, कल नहीं चाहिए। प्यासों को पानी आज चाहिए, कल नहीं चाहिए। बेरोजगारों को रोजगार आज चाहिए, कल नहीं चाहिए। कल इकोनॉमी हमारा देश का उतना होगा, वो बात आपकी ये सही होगी, मगर आज देश की हालात क्या, हम बार बार उसकी बात करते हैं। आज जो आपके हाथ में है वो आप नहीं दे पा रहे हो। जो पेट्रोल डीजल का दाम आप कम कर सकते थे वो नहीं कर पा रहे हो। आप उसको जीएसटी में नहीं ला पा रहे हो। रशिया से आप कम दाम में लाके हमारे हिंदुस्तान के लोगों को, जो बेरोजगार हैं, जिनके पास रोजगार नहीं, उनको ज्यादा पैसों में बेच रहे हो, उनको लूटने का काम कर रहे हो। और आप कल का, लेकिन वो रशियन ऑयल इंडियन मार्केट में आया कहां सर?
सर सर सुनिए ना, आप बताइए कि ये जो दौलतें कल आएगी ना, वो दौलत भी चंद लोगों के पास होगी, हिंदुस्तान के लोगों के पास नहीं होगी अगर ये जी। सरकार रह गई। वो दौलत भी जो कल आएगी वही चंद लोगों के पास चली जाएगी। हिंदुस्तान के लोग 13,000 रुपए से कम इनकम में रह जाएंगे। तो इसलिए कहते हैं इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट लाओगे तभी आपको वो बराबरी का हक मिलेगा। कहां संविधान की बात, आप बोलते हो ना संविधान काला दिवस मनाने वाले हो, संविधान तो कहता है इक्वलिटी की बात होती है, फाइनेंस इकोनॉमी की बात होती है, इक्वलिटी इकोनॉमिकल सब बराबर। किधर बराबर है हिंदुस्तान में, आप बताइए। हत्या दिवस, संविधान हत्या दिवस मनाएंगे 25 जून को। क्यों संविधान मनाएंगे? संविधान हत्या दिवस। सर सर प्रदीप जी, क्यों मनाएंगे? क्यों? संविधान के खिलाफ काम हुआ था इमरजेंसी लगाना। क्या एक्ट 352 क्या कहता है? आर्टिकल 352 के अंतर्गत ही इमरजेंसी लगा था, वो संविधान के दायरे में लगा था कि संविधान के खिलाफ लगा था। आर्टिकल 352 क्या कहता है? जब देश के अंदर खतरा पैदा हो जाए, जब देश के लोग खतरा पैदा करने लगे, तब इमरजेंसी लगाना सकते हैं। यह हमें संविधानिक राइट देता है। तो कैसे काला दिवस मनाओगे? मैं बार बार कहता हूं, अगर जले को छिलोगे तो मैं पूरा नंगा कर दूंगा। मेरे से इमरजेंसी पे बात करने के लिए आपको ताकत चाहिए। मैं बताऊंगा इमरजेंसी क्या होता है। मैं इमरजेंसी के ऊपर आज बात करने के मूड में नहीं। तो आप आर्टिकल 9352 पे जब हमला करोगे तो मैं फिर कहूंगा कि आप संविधान पे हमला करोगे। 1,40,000 लोगों को जेल में डाला था इंदिरा गांधी जी ने, जो उनका एक ग्रीड था पावर के लिए। पूरे देश को प्रिजन जेल बना दिया, पूरे देश को जेल बना दिया। 1,40,000 को जेल में डाल दिया। 1 करोड़ 1 लाख लोगों को नसबंदी करा दिया जबरदस्ती। ठीक है, आज कितने लाख लोग, आज कितने लाख लोगों को आपने घोषित आपातकाल है तो आज है। आज क्या आज सरकार से जवाब पूछेगा तो आपको क्या कहते हैं? अर्बन नक्सल है ये लोग। आप सरकार से जवाब करिएगा तो देशद्रोही है आप लोग। आप सरकार से जवाब पहुंचिएगा तो संसद से बाहर कर दिए जाएंगे। आप सरकार से सवाल करिएगा तो राज्यसभा से सस्पेंड कर दिए। तो इसी को तो इमरजेंसी बोलते हैं। आज आपने घोषित आपातकाल लगा रखा है, सरकार से सवाल नहीं कर सकते। मीडिया आज क्या है? सेंसरशिप है। मीडिया सरकार के ऊपर सवाल नहीं उठाती है। क्या मनमोहन सिंह के समय में आप देख लीजिए, अन्ना हजारे जैसा आंदोलन खड़ा होता है, अन्ना हजारे को 24 घंटा मीडिया दिखाई, सरकार ने कोई इस पे सेंसर नहीं लगाई। अन्ना हजारे को एक बड़ा केजरीवाल जैसे फ्रॉडियों को मैं कहता हूं ऐसे लीडर बना दिया, हमने कोई सेंसरशिप नहीं लगाई। जो शराब घोटाले में जेल में है, हमने ही उस पे केस किया था, वो आज जेल में है। आज बताइए, हमने सेंसरशिप नहीं लगाई। हमारे सरकार के खिलाफ साजिश रचने वाले लोगों के खिलाफ हमने बोलने की आजादी दी। तो हमारी देश की आजादी है, हमारी ताकत थी कि हमने संविधान के हिसाब से आपको काम करने दिया। हमने कोई आज अघोषित मैं कहता हूं आज आपातकाल है, जहां बोलने की आजादी नहीं है, बोलने के लोगों को हक नहीं है, लोगों की रोजगार नहीं है, किसानों के ऊपर कील कांटे बिछे हुए हैं, किसानों को दिल्ली आने से बंद कर दिया गया। आज तमाम तरह से मैं बार बार आपके जब भी शो पे आया मैंने मणिपुर का बात किया। आज क्या मणिपुर जलता रहा? मणिपुर क्यों नहीं जाते हैं? देश के प्रधानमंत्री हर शादी प्रोग्राम फंक्शन हर जगह पहुंच सकते हैं, तो क्या मणिपुर हिंदुस्तान के हिस्से में नहीं है? मणिपुर आज भी जल रहा है, तो आज मणिपुर जाने का वक्त नहीं है। पर हमारे नेता राहुल गांधी जाते हैं, लोगों के आंसू पोंछते हैं, लोगों के घर तक पहुंचते हैं, लोगों को अपना होने का एहसास दिलाते हैं। तुम भले मैती हो, तुम भले नागा हो, तुम कुकी हो कोई, पर तुम देश के हमारे हिस्से हो, सबको अपने आगोश में लेने का काम करते हैं। तो ऐसे नेताओं की जरूरत है इस देश को। ये देश को नहीं है कि देश को नफरत में बांट दो, देश को जनजातियों पे बांट दो, देश को मुसलमान हिंदू कर दो। ऐसे लोगों की इस देश को जरूरत नहीं है। आप आपातकाल की बात करो तो मैं बार बार कहता हूं, अभी आपातकाल अघोषित आपातकाल है, लोगों पे सेंसर है, पर आप लोगों की बोलने की आजादी को ज्यादा दिन नहीं रोक सकते हो। लोग बोल रहे हैं, आपको सुनना पड़ेगा। नासिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच सर, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय हिंद। Mr. Nasir Hussain of the Congress Party, as usual, very passionate about whatever he believes in. But on one thing, he's absolutely right. Article 352 was used to impose the emergency. Article 352 of the Constitution of India, which says that there are too many internal disturbances which cannot be controlled, then the President of India has the right to impose an internal emergency. Constitution के तहत emergency impose की गई और Constitution के तहत 21 महीने के बाद
इमरजेंसी को खत्म किया गया प्रदीप जी, 1 और लाख उसके बाद 40 चुनाव हजार लोगों को I agree अरेस्ट with you. करना, Correct. 1 करोड़ 1 लाख लोगों को जबरदस्ती नसबंदी करा देना, आई मीन हाउ दैट कैन that's when they went haywire, यस and the people punished them for it. People did punish them for it. There's बट no doubt about it. नसबंदी 1 करोड़ लोगों का कराना, उससे क्या पनिशमेंट दे सकते हो आप? आई मीन There was आपने पूरे there नस्ल- was at that time, if you remember, I don't know whether you'd be very I do young, remember that. that people, there was a huge intellectual class which said that compulsory sterilization is the only way to control the the exploding population in India. And Sanjay Gandhi did go haywire. And क्योंकि सबसे ज़्यादा sterilization नॉर्थ इंडिया में हुई थी, वहीं पर कांग्रेस हारी. कांग्रेस इमरजेंसी की वजह से नहीं हारी सब, कांग्रेस सिर्फ नसबंदी की वजह से हारी. 1977 में साउथ में 5 सदर्न स्टेट्स में, उस वक्त सिर्फ 4 हुआ करते थे, कांग्रेस की पोजीशन बहुत बढ़िया रही, सबसे ज्यादा सीट्स उनकी वहीं से आई. तो as far as and which is the reason why in 1980 Mrs. Gandhi came back with a thumping majority, 340 seats, which was fantastic. And people memories are short. Memories are short. Absolutely correct. Memories So forget things are very short. quickly. People forget things very very quickly. लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि हत्या शब्द जो है वो एक गेजेट नोटिफिकेशन में आया है, आज तक कभी नहीं आया. लिहाजा खाली दारू वाला साहब इस वक्त हमारे साथ हैं.